Assalamu alaikum class, how are you? I hope you will be fine. Today we will discuss about bio chapter number 3 biodiversity. आपने इस लेक्चर में आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन लेना है, उसके अलावा हमने उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है। ठीक है, एसएलओज में आप देखेंगे आप क्या क्या सीखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस देखेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, किस किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए वैल्यूएबल है। ठीक है, चलें अब टॉपिक इस तरफ चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी, आपको पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे, ज़मीन पे मुख्तलिफ़ तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जो हमारी यूनिवर्स पर, हमारी अर्थ पर फैली हुई हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ में और हैं, हमारे टेम्परेट एरियाज़ में और जानदार पाए जाते हैं। डिफरेंट वैरायटी है। ज़मीन पे जो रेंगने वाले जानवर हैं उनको भी देखें तो कुछ बारीक सी वो आंट्स होती हैं, कोई छोटे छोटे कीड़े होते हैं। कितनी तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं जो हम डेली लाइफ में अपने, अगर हम किसी मैदानी इलाके में चले जाते हैं तो उसमें डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे, रेतीले इलाकों में जाएँ तो वहाँ पे डिफरेंट होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि हमारी जो यूनिवर्स है, हमारी अर्थ जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से भरी पड़ी है, फिलअप है। अल्लाह ताला ने हमारी जो यूनिवर्स को इतनी प्यारी प्यारी मखलूक़ात से क्रिएट किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। आपको चैप्टर नंबर 1 था, उसमें जब हमने कुरान की आयत पढ़ी थी तो उसमें था कि हमने कुछ, मैं आपको उसका तर्जुमा नहीं बता रही, मफ़हूम बता रही हूँ कि उन आयत में से एक का मफ़हूम ये भी था कि हमने 4 टांगों वाले जानवर बनाए हैं, 2 टांगों वाले बनाए हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेंगते हैं, जो आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि हमने डिफरेंट स्पीशीज़ देखनी है, डिफरेंट वैरायटीज़ देखनी है ऑर्गेनिजम्स की, उनमें क्या क्या वेरिएशंस है, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। 10 मिलियन ऑर्गेनिज्म इनहैबिट द अर्थ। हम कहते हैं, जो साइंटिस्ट ने सर्च किया, स्टडी किया, उसके नतीजे में वो ये बात करते हैं कि 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, टाइप्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, जो रहते हैं अर्थ के ऊपर। कितने? 10 मिलियन। आपको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, 10 मिलियन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इनहेबिट करते हैं अर्थ पे। अब 10 मिलियन तो हमने बता दी कि इतने अप्रॉक्सीमेटली, कोई जजमेंट जिस तरीके से हमने साइंटिस्ट सर्वे करते हैं उसके नतीजे में उन्होंने जो जजमेंट दी है वो इतनी है, लेकिन उनमें से हम सबको नहीं जानते। ठीक है, एक को अभी तक नहीं स्टडी है। उनमें से 1/3 जो है, 1/3 पार्ट जो है 10 मिलियन का, वो क्या है? स्टडीड है। अगर 10 मिलियन इक्वल हो जाता है हमारे 10 मिलियन का जो 1/3 पार्ट है वो क्या है? हमने स्टडी किया है, उसकी हमने साइंटिस्ट ने उसकी वैरायटीज़ देखी हैं, उन ऑर्गेनिजम्स की करैक्टरिस्टिक्स ढूंढी हैं, उसके अलावा उसकी नेमिंग, उसके फंक्शनिंग, ये सारा काम किया है। वो कितने ऑर्गेनिज्म हैं? 1/3। अगर इसको हम 10 मिलियन से डिवाइड करके देखें तो यहाँ तक बने 3.33 मिलियन जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या है? स्टडीड हैं, उनके कैटलॉग्ड हैं, बायोलॉजिस्ट ने उसको स्टडी किया है, उसके बारे में उन्होंने करैक्टरिस्टिक्स दरियाफ्त की हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन की है, और वो हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट के लिए हमारी रिसर्च पैटर्न होता है वो सारे मराइल से गुजरने के बाद बुक्स के अंदर मौजूद हैं। कितने? 1/3। अगर उसकी हम रेशियो निकालें तो कितनी आएगी? 3.3 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं वो हमारे पास स्टडीड है। आपने प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। पहले कुछ ऑर्गेनिजम्स कहते थे कि 2 तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्होंने सिंपली पूरी जो हमारे पास यूनिवर्स में ऑर्गेनिजम्स थे उनको 2 में डिवाइड किया था। ठीक है, 2 में ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। फिर आगे साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि आपको तो काम ही नहीं करना आता, ये तो गलत है। बाकी चीज़ें उन्होंने देखी कि ये चीज़ें तो आपने मेंशन ही की डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उन्होंने कहा कि 3 ग्रुप्स बना दिए। फिर ऑर्गेनिज्म जो है लास्ट में जो फिर उन्होंने एक और ग्रुप्स आया और स्टडी हुई, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि 5 ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को, जितने भी यूनिवर्स पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है? 5 ग्रुप्स में। मेजर जो 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स। इनको हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ा बहुत बता रही हूँ मैं।
प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है, वेल डिफाइंड सेल नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, वो प्रोकैरियोट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट्स और एनिमल्स हैं। बाकी सारे जो चारों ग्रुप हमारे पास हैं इनमें यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए सेल तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं, लेकिन हमने ऑर्गेनिजम्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। हम वैसे कहते हैं ना कि जो इंसान है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना है। सेल की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। हमारे पास सेल की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन से टाइप्स हैं, प्रोकैरियोटिक और दूसरी टाइप है यूकैरियोटिक। ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक है और ये सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल कैरी करते हैं। जब सेल की तो दो टाइप्स हैं, फिर हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो क्यों 5 टाइप्स में है, क्योंकि जो सेल होते हैं सेल आगे क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म। सेल क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन पाई गई हैं, जिसकी बेसिस पर हमने उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 5 ग्रुप्स में। कौन कौन से हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जबकि बाकी चारों ग्रुप्स में कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल। वो सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर इनवेलप प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसकी जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली मूव नहीं करते साइटोप्लाज्म में। उस सेल को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। जबकि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। जो हमारे पास क्रोमोसोम या हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्प्रेड कर रहा होता है, उसको अलग से कवर अप नहीं होता। चलें नेक्स्ट आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, बायोडाइवर्सिटी। नाम से जाहिर हो रहा है बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड से। बायोडाइवर्सिटी का जो वर्ड है ये 2 वर्ड्स के कम्बिनेशन से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं, बायो और डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। हमारे पास वर्ड बायोडाइवर्सिटी का अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें अपनी वर्डिंग में तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें वैरायटी ऑफ लाइफ को देखते हैं। किसको, वैरायटी ऑफ लाइफ को। अगर डेफिनेशन देखें एप्रोप्रिएट तो वो इस तरीके से करेंगे हम, डिफाइंड एज मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। हमने क्या मेजर करना है, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट इकोसिस्टम। डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर हमने स्टडी करनी, किसकी स्टडी करनी है, ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी की, कि किस किस टाइप्स की ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। ये सारा हम किस में करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो ये आपकी बुक में मेंशन है, आपने यही बतानी है, डिफाइंड एज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट डिफरेंट इकोसिस्टम। अब वैरायटी की बात की जाए तो वैरायटी किस तरीके की होगी, वैरायटी में 2 होंगी, वैरायटी विदिन द स्पीशी, अमंग द स्पीशी। एक ही स्पीशी के अंदर जो वैरायटी होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, और डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो होगी वैरायटी वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी की टाइप्स देखें तो बायोडाइवर्सिटी की हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी, फ्लोरा और फाना। कौन कौन से 2 टाइप्स हैं, फ्लोरा और फाना। वर्ड फ्लोरा, आप देखिए वर्ड फ्लोरा जो है हमारे पास वो फ्लावर से निकला है। किससे निकला है, हमारे पास फ्लावर से। फ्लोरा को आप इस तरीके से माइंड में रख रहे हैं कि ये वर्ड फ्लावर से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये वर्ड फ्लोरा हमारे पास किससे है, फ्लावर से। अक्सर बच्चे ना ये मिस्टेक्स कर देते हैं, आप लोगों ने माइंड में रखना है फ्लोरा का, आपने माइंड डिसाइड ये करना है कि फ्लोरा जो है वर्ड फ्लावर से निकला है, ठीक है। फ्लावर किस में बनते हैं, प्लांट्स में बनते हैं। तो हमने कहना है, इसको डिफाइन करना है, बायोडाइवर्सिटी इन विच डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स इज स्टडीड इज कॉल्ड फ्लोरा। जिसमें हमने डाइवर्सिटी देखनी है किसकी, प्लांट्स की, उस टाइप को क्या कहेंगे, फ्लोरा। जबकि फाना को देखें तो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। दूसरी हमारे पास फाना है जिसमें हम किसको देखेंगे, एनिमल, जिसमें हम वैराइटीज़ देखेंगे एनिमल्स की, ठीक है। 2 टाइप्स की हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की। कौन कौन सी, फ्लोरा, फाना।
फ्लोरा वर्ड फ्लावर से निकला है, ठीक है। फ्लावर कहाँ पे लगते हैं? प्लांट्स पे लगते हैं, एनिमल्स पे तो नहीं लगते ना, प्लांट्स पे लगते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लोरे है उसमें हम करेंगे स्टडी ऑफ प्लांट्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को हम स्टडी करेंगे, और फाना में हम करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। ये तो हो गई दो टाइप्स। अब आगे देखते हैं हम फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर असरअंदाज होते हैं, जिनके नतीजे में एक बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। वो क्या क्या रीजंस हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और वो उस इलाके से दूसरे इलाके में नहीं रह सकते। ये चीज़ें हमने फैक्टर्स में हम देखते हैं। सबसे पहले है क्लाइमेट। पहला फैक्टर कौन सा है जो बायोडाइवर्सिटी पे असरअंदाज हो रहा है? वो है क्लाइमेट, ठीक है। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो आबोहवा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, आबोहवा का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अगर हम देख लें बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स ही देख लें तो आपको पता है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो मौसम सरमा में काश्त किए जाते हैं, कुछ मौसम गर्मा में काश्त किए जाते हैं, कि कुछ की हम जो ग्रो करवाते हैं वो ख़ज़ां में करवाते हैं, कुछ की हम ऑटम में स्प्रिंग में करवाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आबोहवा का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। कुछ जानदार जो हैं वो रेतीले इलाकों में रहते हैं, वो कम नमी वाले इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पानी वाले इलाकों समंदरों में रहते हैं। आबोहवा हमारे पास बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ स्पीशी। अब देखो ना कि डाइवर्सिटी तो तब होगी ना कि हम प्रेजेंस ऑफ स्पीशी पे देखें जहाँ पे घास कम होती है वहाँ पे हमारे पास रैट्स वगैरह कम होते हैं, ठीक है। तो स्पीशी की जो प्रेजेंस है वो भी डाइवर्सिटी के ऊपर एक अहम इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सॉइल कंडीशन, जो सॉइल की कंडीशंस होती है, ज़मीन की कंडीशन, हर जगह पे ज़मीन एक जैसी नहीं होती, ठीक है। एक ये माइंड सेट ना रखे, देखें ना कुछ एरियाज़ में पौधे उगते हैं, कुछ एरियाज़ में पौधे नहीं उगते, ठीक है। तो हमारे पास जो ज़मीन की कंडीशंस है, सॉइल कंडीशंस है, वो डिफरेंट होती है। सॉइल हमारी मिनरल्स से, न्यूट्रिएंट्स वगैरह से मिलकर बनी होती है, लेकिन इसके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह की क्वांटिटी होती है वो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट होती है। तो सॉइल की जो कंडीशंस है उस पर डिपेंडेंट है कि किस तरीके किस वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे, या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म कौन सी सॉइल में सर्वाइव कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। ये भी बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसे क्या मुराद? देखिए ना, कुछ जानदार हैं हमारे पास जो ऊंचाई वाली जगहों पे रहते हैं, ठीक है। कुछ हैं जो हमारे पास ज़मीन पर दरख्तों पे रहते हैं, ठीक है। कुछ देखें कोयल वगैरह जो हैं वो तो हमारे पास इधर रह जाते हैं, जबकि कुछ जानदार हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो ये एल्टीट्यूड भी जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी में। हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं? क्लाइमेट, प्रेजेंस ऑफ स्पीशीज, सॉइल, एल्टीट्यूड। ये तो हमारे पास हो गए बायोडाइवर्सिटी के फैक्टर्स। अब हम आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बायोडाइवर्सिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास अर्थ में ये नहीं है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम लोग अक्सर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे नहीं है। अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। कुछ एरियाज़ में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, कुछ एरियाज़ में ना होने के बराबर है, कुछ में बहुत कम है, या कुछ में मॉडरेट है। डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि टेम्परेट रीजन जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। जब उसके जगह पर जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पे देखिए रिचेस्ट जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो ट्रॉपिक्स में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? ट्रॉपिक्स में। ट्रॉपिक्स के बारे में हम कहते हैं इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये सबसे ज़्यादा अमीर तरीन सोर्स है किसका? बायोडाइवर्सिटी। ट्रॉपिक्स में इन्वायरमेंट, ट्रॉपिकल ये क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह सूटेबल होती हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिक्स में। नेक्स्ट है टेम्परेट रीजन आल्सो हैव मैनी स्पीशीज़। इसके अलावा टेम्परेट रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो ट्रॉपिक्स में पाई जाती है, लेकिन टेम्परेट रीजन में भी काफ़ी ज़्यादा ही पाई जाती हैं। फ्यूअर स्पीशीज़ इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में बहुत कम क्वांटिटी, क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, उसकी आबोहवा क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते। बहुत कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्होंने अपनी बॉडी को, अपने आप को उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट किया होता है, वही पोलर रीजन में पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे फ्यूअर स्पीशीज़ इन पोलर रीजन्स। अगर बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से
वजूद में आई, कितने साल पुरानी है, तो हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो एवोल्यूशन के ज़रिए ही वजूद में आई है। बायोडाइवर्सिटी कितने सालों का है? 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। 4 बिलियन सालों की एवोल्यूशन के नतीजे में बायोडाइवर्सिटी आई है। और ओरिजिन ऑफ लाइफ को कहते हैं, तो इसके बारे में कोई स्पेसिफिक थ्योरी वगैरह मौजूद नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में हम अथेंटिक को हम कह सकें। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में साइंटिस्ट ने काम तो किया है, लेकिन साइंटिस्ट खुद एक बात पे नहीं सेटिस्फाई हो पा रहे। सारे साइंटिस्ट एक बात पे नहीं सेटिस्फाई हो रहे, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरीज हैं जो हमारे बताती हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो इंसान है वो भी बैक्टीरिया से मिलकर बने होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो 600 साल पहले ही ये वजूद में आने लग गई, ठीक है। तो अक्सर कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया की बात हो तो हम यही भी कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया से मिलकर बने हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बनकर बने हुए हैं, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ किससे अक्सर कहते हैं, किससे होती है? बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ये तो हमारा बायोडाइवर्सिटी। अब आगे हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हमने देखनी है इम्पोर्टेंस। बायोडाइवर्सिटी के बारे में इतना कुछ हम कर रहे हैं तो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए ज़रूरी है। चले, सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, आपकी बुक के अंदर पॉइंट्स नहीं बने हुए थे, सीधी सीधी लाइन्स लिखी हुई थी, मैंने उनके पॉइंट्स बना दिए हैं। आप यहाँ से देखें और आप भी अपनी बुक के ऊपर ये पॉइंट्स मेंशन करें, ठीक है स्टूडेंट्स। सोर्स ऑफ फूड, सबसे पहला हमारे पास पॉइंट क्या है? सोर्स ऑफ फूड, खुराक का ज़रिया। देखें, हम जो खुराक खाते हैं वो किससे लेते हैं? पौधों से लेते हैं, जानवरों से लेते हैं। ये सारी किस में आती है? बायोडाइवर्सिटी में आती है। तो हमारे पास बेसिक सोर्स क्या है फूड का? क्या है? बायोडाइवर्सिटी। खुराक के लिए हम डिपेंडेंट है ना, तो सोर्स ऑफ फूड क्या है? बायोडाइवर्सिटी के लिए हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है वो खुराक का ज़रिया है। उसके अलावा ड्रग्स, सेकंड पॉइंट हमारे पास है ड्रग्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स जो हम लेते हैं, जो हमारे पास हॉस्पिटल्स वगैरह में यूटिलाइज होती हैं, ऑपरेशंस में, एनेस्थीसिया में, तो ये कहाँ से ली जाती हैं? ये भी बायोडाइवर्सिटी से ही ली जाती हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल मटेरियल, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, जैसे कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्री हो गई, उसके अलावा हमारे पास शुगर इंडस्ट्री हो गई, ये हो गई कपड़े की इंडस्ट्री हो गई, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनका जो मटेरियल है, जो इसके साथ वो काम मिलकर काम करती है, वो कहाँ से जाता है? बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हमने शुगर बनानी है, फर्स्ट क्या हमने शुगर बनानी है, तो शुगर इंडस्ट्री वालों को क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए। शुगर केन कहाँ से आ रहा है? हमारे प्लांट से आ रहा है, जो कि बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कोई इंडस्ट्री नहीं काम कर सकेगी, शुगर मिलेगी, शुगर केन मिलेगा तो उससे शुगर बनेगी। या कॉटन इंडस्ट्री देख लें, तो उसके लिए उनको कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ से है? प्लांट से हासिल होगी। प्लांट से कॉटन हासिल करेंगे तो आगे जाके उनके कपड़े बनेंगे ना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? इंडस्ट्रियल मटेरियल जो है वो कहाँ से हासिल किया जाता है? ये हमारे पास बायोडाइवर्सिटी से लिया जाता है। इसके अलावा डाइज हैं, पेंट्स हैं, ये हम जिस पे लिखते हैं, कागज़ हो गए, पेपर हो गया, ये सारी की सारी किससे हासिल कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी से। रोल इन इकोसिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इकोसिस्टम क्या है? इन्वायरमेंट। इकोसिस्टम के बारे में आपने चैप्टर 1 में थोड़ा सा इसको स्टडी किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट है। तो इकोसिस्टम जो है मेंटेनिंग के लिए भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो इकोसिस्टम नहीं मेंटेन होगा। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह मौजूद हैं, ये क्या करते हैं? जब कोई भी प्लांट्स, कोई भी एनिमल्स डेड हो जाता है तो उसको रिसाइकल करते हैं और उसको किसमें? सिंपल ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या कहेंगे कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी की ही वजह से है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक गैसेस बैलेंस। जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक में गैसेस मौजूद हैं, कॉमन गैसेस के नाम लेती हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी गैसेस जो हैं वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इनको बैलेंस करने के लिए भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी होना ज़रूरी है। हम सांस लेने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं,
और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं। जबकि पौधों के एक ज़रूरी क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। देखिए ना, बैलेंस हो गया, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो बैलेंस है वो भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से है। रिसाइकलिंग, उसके अलावा जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी रिसाइकलिंग के लिए भी बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस है। ये हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, ये इनकी रिसाइकलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो ये होती है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस। ओके, आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए इस टॉपिक से क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी 5 फ्लोरा एंड फॉना लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ट्रॉपिकल एरियाज़। ये आपने ढूंढना है, सर्च करना है और आपने अपनी बुक पे मेंशन करना है। ये आप से काम लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। ठीक है, डायरी है आपकी 1 मार्च की, सैटरडे, चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 31 to 38। ये हमारा था लेक्चर नंबर 1। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।